हाँ जी। गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन। एक डाउट था पहले, मेरा डिस्कशन कंक्लूड करता हूं, उसके बाद उन चीजों पर भी आता हूं। 2008 के पहले हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था जहां हमें कम कंप्लायंसेस में सेपरेट लीगल एंटिटी का टैग मिल जाए। सो एलएलपी नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां हमने कहा इट इज हाइब्रिड मोड ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप ही रहेगी, लेकिन एंटिटी को माना जाएगा सेपरेट एंटिटी। लॉ कौन सा लगेगा? एलएलपी एक्ट। पर ये तय है that the burden of compliance is lower as compared to company but higher as compared to partnership firm, है ना। LLP Act is more rigorous as compared to partnership act। तो आज की डेट में ये समझ में आनी चाहिए आपको बात कि हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी के ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं? दो, एलएलपी और कंपनी। डाउट आता है कि जब एलएलपी में सेपरेशन अवेलेबल है तो क्यों जाते होंगे लोग कंपनी पर, है ना। ऐसे ढेरों काम आज भी हैं जो केवल कौन कर सकता है? कंपनी। एलएलपी में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक है एलएलपी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप दो तीन दोस्तों ने, कुछ लोगों ने मिलकर एक स्टार्टअप बनाया। आई थिंक स्टार्टअप जानते हो आप, है ना। आजकल की बहुत फैंसी चीजों में से एक है स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप बनाया आप कुछ लोगों ने मिलकर। यस, तो देखो आ ही गया ना वो आंसर कि एलएलपी शेयर इशू नहीं कर सकती। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है वो समझना। मैं पब्लिक ऑफर की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात करता हूं। अभी देखना, आप समझे, सुने अच्छे से। तो स्टार्टअप है, तीन दोस्तों ने मिलकर बनाया। उन्हें पता है कि किसी न किसी दिन पैसे की जरूरत पड़ेगी बाहर के लोगों से। हम कब तक हमारा पैसा लगाएंगे? क्योंकि स्टार्टअप शुरुआत में पैसे कमाते नहीं, दे डोंट अर्न, दे बर्न द मनी। सुना होगा ना आपने, बर्निंग होती है स्टार्टअप्स में। तो और इतनी होती है कि वो स्विगी वाला आज तक बर्न नहीं किए जा रहे हैं। आज तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी दे दिया, उनका आईपीओ आ रहा है। इंडिया के भोले भाले तो नहीं बोलना चाहूंगा, बेवकूफ इन्वेस्टर्स स्विगी जैसे आईपीओ में भी पैसे लगा देंगे। जिसने खुद ने अपने आईपीओ के पहले पेज के एडवर्टीजमेंट में रिस्क टू द इन्वेस्टर में एक लाइन लिखी हुई कि जब से बने तब से लॉस में। मैं इस पूरे सीन में इन्वेस्टर से ज्यादा सेबी की गलती मानता हूं। इनको अलाउ क्यों कर रहे हो? हाउ दे कैन मेक वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर्स, ये सेबी को समझना चाहिए। और मैंने बहुत अपोजिशन भी किया था। मेरा फोर्टे है सेबी का लॉ, सिक्योरिटी लॉ नाम का एक सब्जेक्ट होता है सीएस में, वो मेरा कोर सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं मेरे सेबी से ऐसी लड़ाइयां चलती रहती हैं। मुझे बहुत सारे लॉस से सेबी के प्रॉब्लम है। बहुत सारी बार तो हम जीते, सेबी ने अपनी गलती मानी, उन्होंने अपनी चीजें सुधारी। मैं बहुत टाइम से कह रहा था कि जोमेटो पेटीएम का आईपीओ गलत है, नहीं आना चाहिए, लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। इनका मॉडल ही अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है कि रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे या नहीं। तो इफ यू रिमेंबर, पिछले 2-3 सालों में अधिकतर स्टार्टअप्स के आईपीओ सेबी ने रिजेक्ट कर दिए। ये क्या पता स्विगी वाले कैसे अप्रूव करवा लें। बट आपने शायद आज का न्यूज़पेपर अगर देखा हो, पहले ही पेज पर सभी न्यूज़पेपर में स्विगी लिमिटेड का आईपीओ का एडवर्टीजमेंट है। आप उसे पढ़ना, उसमें कुछ और मत पढ़ना, केवल सेकंड हाफ ऑफ द पेज में केवल और केवल यही लिखा हुआ है रिस्क टू द इन्वेस्टर्स। उसको पूरा पढ़ लेना और ये समझने की कोशिश करना कि अगर एक व्यक्ति जिसे वो सेकंड हाफ उस पेज का समझ में आ रहा है, क्या वो इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करेगा? तो मेरे ख्याल से वही कर रहे हैं जिन्होंने वो नहीं पढ़ा। या अब आप बोलोगे सर आप ही समझदार हो गए, करोड़ों अरबपति लोग हैं, करोड़ों रुपए जिनके पास है, अरबपति लोग हैं, वो सब लगा रहे हैं उसमें पैसे। वो सब इसलिए लगा रहे हैं कि इंडिया के लोग पागल हैं, जबरन में अभी मजे मजे में खरीद लेंगे, लिस्टिंग होते ही शेयर की रेट बढ़ जाएगी, तो जितने भी समझदार लोग हैं ना, ये लिस्टिंग गेन कमाकर बाहर हो जाएंगे, झांकेंगे भी नहीं स्विगी की तरफ वापस। पेटीएम में क्या हुआ? कितने रुपए पर आया था आईपीओ? 2150 रुपए पर। डू यू रिमेंबर? 2150 रुपए पर आईपीओ आया था पेटीएम का।
उसने भी यही लिखा हुआ था कि हम जब से बने ना तब से अब तक लॉस में हैं और आगे भी हमें नहीं लगता कि हम कब प्रॉफिट में जा पाएंगे। ये लिखा हुआ है। लोगों ने पैसे लगाए और क्या हाल हुआ? कितने पर लिस्ट हुआ था पेटीएम? कितने पर आया था आईपीओ? अराउंड 2150 पर, है ना? तो ये जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, आप ही समझदार हो क्या, इतने सारे लोग लगा रहे हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो लगा के अगले दिन निकल लेंगे आईपीओ आने के बाद बढ़ी हुई रेट्स पर बेचकर। आज तो जिन्होंने खरीदा ना, जो खरीद कर फंस गए, अब उनको ये मिल रहा है। ये 600 रुपए पर आ चुका था। ये तो भी बड़ा है कुछ दिनों में। ये हालत होती है फिर। खैर, तो हम कहां थे? आप तीन दोस्तों ने, आप कुछ लोगों ने स्टार्टअप बनाया, उन्हें पता है पैसे लाने पड़ेंगे किसी न किसी दिन, कोई इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। जानते हो ना, प्राइवेट इक्विटी, या सुना होगा आपने ये वेंचर कैपिटलिस्ट, शार्क टैंक देखा हुआ है आपने, बड़े बड़े लोग रहते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आप उनके पास गए, उन्होंने आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, बदले में आप 10% का स्टेक दे दो हमें। तो 10% इक्विटी के बदले में उन्होंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऑन पेपर इसका उल्टा होगा। पहले कंपनी का क्या होगा? वैल्यूएशन। वो वैल्यूएशन निकला होगा 10 करोड़ रुपए, तो फिर हमने कहा कि 1 करोड़ के बदले में हम कितना स्टेक देंगे आपको? 10%। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो इन्वेस्टर आ रहा है, अगर आपने क्या बना रखी है, और अगर ये 10% स्टेक आपके यहां ले रहा है, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहने आ रहा है? हाँ या ना? नहीं आ रहा ना लाइफ टाइम रहने। क्यों आते हैं ये इन्वेस्टर्स? इन्हें खुद को गेन कमा के निकल जाना है। ये खुद सोच रहे हैं कि तुम 1 करोड़ रुपए जिस दिन खत्म कर दोगे, उस दिन तुम नया इन्वेस्टर ढूंढोगे, पर उस दिन तुम्हारा वैल्यूएशन तुम 25 करोड़ करोगे। तो मेरे तो 1 के 2.5 हो गए। 10 करोड़ के वैल्यूएशन पर आया था, वैल्यूएशन कितना हो गया? 25 करोड़। तो मेरे 1 करोड़ भी कितने हो गए? 2.5 करोड़। ये निकल लेगा उस दिन। अब निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ेगी। क्या एलएलपी का पार्टनर अपनी पार्टनरशिप किसी को भी बेच सकता है? देखो, आपको ही पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एलएलपी में। वहां शेयर्स नहीं होते, वहां पार्टनरशिप होती है। और पार्टनरशिप आप ये डिसाइड कर सकते हो कि छोड़कर जा रहा हूं, आप किसी और को बेच नहीं सकते। और बचे हुए पार्टनर डिसाइड करते हैं कि आपकी जगह किसी और को लाना भी है या नहीं, और लाना है तो किसको लाना है। तू तेरे पैसे लेकर निकल। जब वो पैसे लेकर निकलता है तब क्या क्या होता है? आपने पार्टनरशिप में खूब अपना सर फोड़ा है ना? गुडविल की कैलकुलेशन, 50 तरह के नाटक, इसका रेम्यूनरेशन, अकाउंट बनाओ, खत्म करो, इसके पैसे दो, बाहर निकालो, ये होना है ना सब। सोचो आप कितनी प्रॉब्लम है पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी में। जबकि अगर यही कंपनी होती ना, हम इससे पूछते भी नहीं ना, ये आपसे पूछता, ये अपने शेयर किसी को बेच देता, निकल जाता, इसके पैसे आ गए, आपकी कंपनी में कोई और शेयर होल्डर आ गया। इस पूरे 5 मिनट के डिस्कशन को अगर एक लाइन में समअप करो तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। इट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ कंपनी, क्योंकि और किसी के शेयर्स नहीं होते। और जब तक शेयर्स नहीं होंगे, सिक्योरिटीज नहीं होंगी, तब तक ट्रांसफरेबिलिटी नहीं आएगी। तो ट्रांसफरेबिलिटी केवल कंपनी में अवेलेबल होती है। वो अलग बात है, प्राइवेट में थोड़ी कम, पब्लिक में पूरी। आपने सुना होगा ना, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्ट होते हैं, है ना? पर मैं वहां भी कहूंगा और आज भी कह रहा हूं, रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। मतलब कोई शर्त पूरी कर दो तो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट प्रोहिबिशन नहीं है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही है आपको बात? तो देखो, आज भी एलएलपी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको स्टार्टअप भी बनाना और आपको लगता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, आप बिना कंपनी बनाए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, वो आएंगे ही नहीं। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो केवल किसको मिलती हैं? कंपनी को। अगर आपको वो चाहिए तो आप कंपनी बनाओ। ऑलराइट। तो सर, किसी ने सपोज करो एलएलपी बना ली हो और अब इन्वेस्टर ढूंढ रहा हो, बेचारा 3 साल तो अच्छे से रह ले फ्रीडम से,
3 साल बाद जब इन्वेस्टर ढूंढने जाए और उस दिन जरूरत लगे कि कंपनी बनानी चाहिए थी, तो क्या कंपनी बनानी पड़ेगी? नहीं, नहीं, एलएलपी को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? ये सारी ऑप्शन, सारी प्रोसेसेस अवेलेबल होती हैं। आप कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, एलएलपी को कंपनी में कर सकते हो, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो, पब्लिक को प्राइवेट में कर सकते हो, सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस एलएलपी को किस में कन्वर्ट करते हैं? कंपनी में। तो ना चाहते हुए भी उन्हें कंपनी बनानी पड़ रही, क्योंकि इन्वेस्टर्स चाहते हैं, राइट। दूसरी बात जो मैंने कल भी बताई थी कि पब्लिक का पैसा कंपनी के अलावा कोई और नहीं ला सकता। तो अगर बड़े लेवल का बिजनेस इंडिया में आज भी करना है ना, तो ऑप्शन केवल क्या अवेलेबल है? कंपनी। इसको हम कैसे लिखते हैं? स्कोप या लेवल ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जिसको हम बोल सकते हैं स्केल ऑफ बिजनेस, 3 तरह के हो सकते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड स्मॉल। स्केल के लिए आज भी क्या ऑप्शन अवेलेबल है सबसे अच्छा? प्रोप्राइटरशिप फर्म। मीडियम स्केल के लिए 2 चीजें, फर्म और, पर लार्ज स्केल के लिए आज भी क्या ही बेस्ट ऑप्शन है? कंपनी। इसलिए बनती है। तो सर क्या 16 लाख लोग लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, कई लोगों ने तो इसलिए भी बना रखी होगी ना क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप चाहिए। अरे कई लोगों ने तो इसलिए भी बना रखी होगी, कई बेनिफिट्स एलएलपी तक को भी नहीं मिलते, केवल किसको मिलते हैं? कंपनी को मिलते हैं। कई लोगों ने क्यों बना रखी है वो भी सीखो। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म पर टैक्स की रेट कितनी है? फ्लैट 30%। आपका इनकम टैक्स चालू हो गया होगा ना सागर सर? अरे इनकम टैक्स सागर सर क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब इनकम टैक्स ही पढ़ाएंगे सागर सर आपको। मना कर रहे हो? मैंने कहा सागर सर जीएसटी पढ़ा गए क्या? ठीक है ना। तो इनकम टैक्स चालू होगा आपका, तो आपको सिखाएंगे सर कि हर एंटिटी के लिए टैक्स की रेट क्या होती है, अलग अलग। तो फर्म और एलएलपी पे टैक्स की रेट क्या है? 30%, लेकिन कंपनी पर टैक्स की रेट है 25%। इसलिए बना रहे हैं। और किसी का 1 करोड़ का भी प्रॉफिट है ना अगर, तो 5% कम टैक्स, मतलब हर साल 5 लाख रुपए की सेविंग। इतना कंप्लायंस का बर्डन थोड़ी है। बना लेंगे वो कंपनी। इससे अच्छा तो है वो किसी सीएस को कंसल्टेंट रख लेंगे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को, उसे साल भर के 1 लाख रुपए दे देंगे, और क्या ही लेगा वो। पर 5 लाख बचेंगे। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिस वजह से आज भी लोग क्या बनाते हैं? कंपनी। दैट्स इट। चलिए अब मैं एक काम की बात पर, मुद्दे की बात पर आता हूं। समझना, कंपनी और बचे हुए एंटिटीज। हाँ, एक और डिस्कशन, और 2 ही एंटिटीज है जिनकी क्या मान सकते हो आप? सेपरेट लीगल एंटिटी। और इन्हीं को आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो? इंडिया की 2 सबसे मोस्ट पॉपुलर बॉडी कॉर्पोरेट्स 2 ही हैं। 2 कौन सी? एलएलपी और, क्या नाम होता है ये बॉडी कॉर्पोरेट्स? बॉडी कॉर्पोरेट 2 ही है इंडिया में मेजर, एलएलपी और कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट्स, बॉडी। व्हाई लेस टैक्स इज चार्ज्ड ऑन कंपनी? सर ये तो आपने मैटर ऑफ फैक्ट बताया, 30 है 25, रीजन बताओ ना, ऐसा क्यों किया होगा सरकार ने? हर किसी कंपनी में पब्लिक का पैसा नहीं लगता, बट सरकार, जो आपको कल लगता था ना कि हमसे दुश्मनी है क्या, इतने कंप्लायंस क्यों करवाते हो, हर काम क्यों नहीं करने दे रहे, फ्रीडम क्यों नहीं है, जो मैं कल बात कर रहा था, उसकी जगह सरकार आपको रिलैक्सेशन दे रही है कि अगर यहां आ रहे हो तो एक रिलैक्सेशन है। अब मैं आपको सही बताऊं तो ये बताने की बात है, लेकिन सही बताऊं तो मोदी जी की खुन्नस थी जो यहां निकली है। इन्होंने मजे लिए हैं लोगों के। मैं बताता हूं कैसे। 2018-19 एक समय आया जब मोदी जी ने बोलना, देखो सरकार का एक इंटेंशन तो है कि देश में कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो करे, है ना, ये तो आपको भी समझ में आता होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो करना इंटेंशन है मोदी जी का, सरकार का इंटेंशन है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़े, कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़े, ये लाला दुकानें बंद हो या कम चले, हम प्रोफेशनली मैनेज करें चीजों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाना। पर उस बीच में क्या हुआ कि सरकार का एक और इंटेंशन था कि जिनकी हैसियत नहीं है कंप्लायंस करने की, वो अपनी कंपनियां बंद कर लो।
यहां रहोगे तो कंप्लायंस करने पड़ेंगे, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो सरकार ने क्या करना स्टार्ट किया 2018-19 में कि कंपनीज पर कंप्लायंसेस का बर्डन डे बाय डे और बढ़ाने लगे और स्ट्रिक्ट होने लगे, केवल इसीलिए कि जिसके बस का नहीं है बंद कर ले, और रहना है यहां तो अच्छे से रहो, ऐसे नहीं चलेगा देश। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, अपनी अपनी कंपनियों को एलएलपी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक समय आया जब देश में चारों ओर एक ही चर्चा थी कॉर्पोरेट सेक्टर में, हाउ टू कन्वर्ट कंपनी इनटू एलएलपी। मैंने खुद ने सीए, सीएस, टैक्स प्रैक्टिस एसोसिएशन में कई सेशंस लिए इस चीज पर कि व्हाट टू टेक केयर, कि कौन कौन सी चीजें ध्यान रखें जब कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना हो। इतना चर्चित टॉपिक था, खूब किए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप ने एक एक साल में अपनी 500-500 कंपनियां एलएलपी में कन्वर्ट की थी उस समय, केवल कंप्लायंस के बर्डन से बचने के लिए। तो ये देखते रहे, इन्होंने किसी को मना नहीं किया, मना करेंगे भी नहीं, अलाउड है। देखते रहे बढ़िया, करो करो कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। सब कन्वर्ट करके बैठे। एक दिन सडनली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, टैक्स की रेट सब पर कितनी थी, फ्लैट 30। एक दिन निर्मला सीतारमन जी आई बाहर निकलकर और नोटिफाई कर गई कि आज से कंपनीज पर टैक्स की रेट 25% कर रहे हैं। ये बेचारे कन्वर्ट करके फंस गए। इन्होंने मजे ले लिए लोगों के। बट इसको आज अगर हम डिकॉर्ड करें तो ऐसे ही करेंगे कि आपके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन है ना, तो हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं टैक्स का। तो इंटेंशन है कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देना, पर आओगे तो कंप्लायंस पूरे करवाएंगे। डे बाय डे कंप्लायंसेस बढ़ ही रहे, कॉर्पोरेट्स पे कम नहीं हो रहे और स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट्स दो हैं। बॉडी कॉर्पोरेट्स क्यों कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी खुद की बॉडी है। कौन सी बॉडी? नेचुरल बॉडी नहीं, कॉर्पोरेट बॉडी, आर्टिफिशियल बॉडी, इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉडी। तो अगर मेरी और आपकी अलग अलग बॉडी है, इस वजह से आपको और मुझे अलग अलग माना जाता है। क्या कंपनी को भी एक दूसरी कंपनी से अलग अलग माना जाए? उन्होंने कहा हां, कंपनी की भी अपने आप में क्या है, एक सेपरेट बॉडी। कौन सी बॉडी? कॉर्पोरेट बॉडी। तो कॉर्पोरेट बॉडी को अलग तरीके से क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो बॉडी कॉर्पोरेट्स क्या है? वो एंटिटी जिनकी कॉर्पोरेट बॉडी है। कॉर्पोरेट बॉडी होने का मतलब जिनकी सेपरेट एंटिटी है। ऑलराइट, अब एक काम की बात करता हूं। एक बात सीखना स्टार्ट करो आज से। इस देश में अगर एक लॉ होगा तो उसको रेगुलेट करने की कोई अथॉरिटी भी होगी। एग्जाम्पल्स हमेशा अब इसी तरीके से पढ़ना कि अगर कोई लॉ है तो यह भी सीखना कि कौन रेगुलेट कर रहा है। अथॉरिटी की जगह में एक और वर्ड लिख सकता हूं, रेगुलेटर कौन है? हु इज देयर टू रेगुलेट? एक है लॉ जिसको फॉलो करना है, और कौन देखेगा कि फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अथॉरिटी या रेगुलेटर। एग्जाम्पल, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए लॉ क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना। रेगुलेटर कौन है? अब मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात पर आता हूं। एलएलपी का लॉ क्या है? रेगुलेटर कौन है? एक्सीलेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज के लिए लॉ कौन सा है? एंड हु इज द रेगुलेटर? तो मतलब ये तो तय है, ये नाम आप सबको समझ में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन सी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। कौन है इसके मिनिस्टर? है ना, निर्मला सीतारमन जी मिनिस्टर हैं इसकी भी। तो हमारे देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है 15-20 सालों से कि जिनको फाइनेंस मिनिस्ट्री देते हैं उन्हें ही कॉर्पोरेट अफेयर्स भी देते हैं। तो पहले अरुण जेटली जी थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वो मिनिस्टर थे इस मिनिस्ट्री के। अभी निर्मला सीतारमन जी मिनिस्टर है इस मिनिस्ट्री की। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द रेगुलेटर। एक आंसर आया बहुत इंटरेस्टिंग कि आरओसी इज द रेगुलेटर। तो आपने सुना होगा ना बहुत बार ये नाम। बस वहीं जाना चाहता हूं मैं, वहीं जाना चाहता हूं मैं। हम जाएंगे आज वहां, और यही आप क्लास में सीखना।
कि आपको ये सब बाद में जाके चीजें इंप्लीमेंट करनी है, इसलिए किताब में जो लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, वो कोई भी पढ़ा भी देगा अगर हम क्लास में बैठे वो तो पढ़ना ही है। वो सीखो जो एक्चुअल में काम आएगा, है ना। तो हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट बने, एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें जरूर सीखना। किताब तो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, वो तो पढ़ना ही, उसी से पास होंगे, उसी से मार्क्स आएंगे, पर उसको तरीका थोड़ा सा बदल लें, थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ें। सो रेगुलेटर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आरओसी कहां एग्जिस्ट करते हैं? वो एमसीए के ही ऑफिसर्स हैं। आरओसी इज द ऑफिस ऑफ एमसीए इन एवरी स्टेट। तो अब इस देश के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को किसे रेगुलेट करना था? एमसीए को। एमसीए वहां दिल्ली में बैठ के पूरे देश की लाखों कंपनियों को रेगुलेट नहीं कर सकता। तो एमसीए ने क्या किया? सबसे पहले एमसीए ने अपने आप को किस में बांटा? रीजन में। तो ऐसा करके एमसीए ने कितने रीजन बनाए? 7। पहले पूरे देश को 7 रीजन्स में बांटा। नहीं जीतिका सुनो ना, अभी आपको कनेक्ट होगा। और हर रीजन में फिर क्या थी? अलग अलग स्टेट्स। और जैसे एक एक रीजन में 4-4, 5-5 स्टेट्स होंगी ना, हाँ या ना। अगर 7 रीजन में बांटा है देश को, तो हर रीजन में, अरे कमॉन मैं कहां गलत जा रहा हूं, आईसीएआई को ही ले लो। आईसीआई को देश के 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, 12-13 लाख स्टूडेंट्स मैनेज करने हैं। क्या किया? पहले अलग अलग रीजन बांटे, 5 रीजन में बांट रखा है पूरे देश को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। आप कहां आते हो? तभी तो आपका नंबर सीआरओ आता है। वो साउथ वाले का एसआरओ से नंबर चालू होता है। डू यू नो दिस? उनका एसआरओ चलता है, किसी का डब्ल्यूआरओ चलता है, किसी का ईआरओ चलता है, किसी का एनआरओ चलता है। ठीक है। कई लोग बोलते तेरा सीआरओ नंबर दे, मैं बोलता हूं गलत, शुरुआत से गलत सीख रहे हो। क्यों बोलते हो उसको सीआरओ नंबर? इट इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। सिंपल। क्योंकि तुम्हारा सीआरओ किसी का एसआरओ हो सकता है। तुम किसी से बेवकूफ जैसी बात करोगे तेरा, अब आप समझना, आपकी कर्नाटका में ई&वाई में आपकी आर्टिकलशिप लग गई, आपको कर्नाटका में भेजा, बेंगलोर में भेजा, आप वहां जाके बोल रहे तेरा सीआरओ नंबर क्या? वो पहले दिन आपको बच्चा बेवकूफ समझेगा, कहते इसको भी यही नहीं पता कि ये नंबर कौन सा है। बोले वो पूछेगा सीआरओ क्या होता है, तो आप बोलोगे क्यों तेरे पास सीआरओ नंबर नहीं, तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो बोलेगा एसआरओ। तो उस दिन ही आप बेवकूफ साबित हो जाओगे। इट इज नॉट सीआरओ नंबर, इट इज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। रीजन में बांटा हुआ है आईसीआई ने अपने आप को। फिर अलग अलग रीजन, अब जैसे सेंट्रल रीजन में क्या क्या आते हैं? आईसीआई के सेंट्रल रीजन में आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार। ये स्टेट्स कवर होती हैं सेंट्रल रीजन। क्लियर? तो एमसीए ने पहले अपने आप को 7 रीजन्स में बांटा, और हर रीजन में 4-4, 5-5 क्या है? स्टेट्स। और स्टेट में कौन बिठा रखे हैं? हर स्टेट में एमसीए का एक रजिस्ट्रार है, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कुछ स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रार है। महाराष्ट्र, वहां 2 रजिस्ट्रार चलते हैं, मुंबई आरओसी एंड पुणे आरओसी। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ही आरओसी है, दैट इज सिचुएटेड इन ग्वालियर। तो आरओसी नाम से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक व्यक्ति लगता है, बट आरओसी का पूरा ऑफिस है। उसका हेड रजिस्ट्रार है, बट वहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी है, सब रजिस्ट्रार भी, और उनके 25-30 एम्प्लॉइज भी हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ग्वालियर एक अच्छा खासा बड़ा ऑफिस है, बिल्डिंग है। वहां का जो हेड है वो रजिस्ट्रार है, दैट इज आरओसी। क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आपके फॉर्म आरओसी ही अप्रूव करेगा, आरओसी रिजेक्ट करेगा। आपको पता होना चाहिए बात किससे करनी है। बच्चे कंपनीज एक्ट पढ़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वेबसाइट के अलावा पीछे बैठा हुआ कौन है। बस यही मैं इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं, चीजें यहां से सीखो, फिर कंपनी सेक्टर हम पढ़ेंगे ही। वापस से 7 रीजन बांटे, हर रीजन में एक एक कुछ कुछ स्टेट्स हैं। हर स्टेट में हेड कौन है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी कंपनियां हैं उनको रेगुलेट कौन करेगा? एमपी आरओसी। आपके यहां अगर कोई इंस्पेक्शन करेगा, कोई इंक्वायरी होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन होगा, आपके अगेंस्ट में कोई पेनल्टी का ऑर्डर देना है, कौन देगा? एमपी आरओसी। महाराष्ट्र आरओसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप उनके जुरिस्डिक्शन में, उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं आते हो। यू डोंट फॉल इन देयर जुरिस्डिक्शन। ठीक है, चलिए रीजन में कौन बैठते हैं? बहुत बढ़िया, ये है आरडी। सुना होगा आपने कभी नाम आरडी? नहीं तो सुनोगे आगे बहुत बार कंपनीज एक्ट में।
RDs. RD स्टैंड फॉर रीजनल डायरेक्टर. तो मुझे बताओ ROCs का इमीडिएट बॉस कौन है? तो MCA की फंक्शनिंग कैसे है? पहले MCA, फिर रीजन्स, हर रीजन में रीजनल डायरेक्टर, हर रीजन में कुछ कुछ स्टेट, और हर स्टेट में एक एक ROC. एक्सेप्शनली कुछ स्टेट में एक से ज्यादा ROC है. ठीक, दिस इज हाउ MCA फंक्शंस. हाँ, तो ROC के कामों का सुपरविजन कौन करता है? RDs. ठीक है. आपके ना लॉ में कई बार लिखा हुआ आएगा कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के करना. जैसे मैं बता ही देता हूं ना, आपने पढ़ा हुआ है एक बार, सेक्शन 8 कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना अमेंड नहीं कर सकती. सुना होगा आपने कभी? ऑल्टर नहीं कर सकती. तो मतलब किसी सेक्शन 8 कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑल्टर करना हो तो मोदी जी से पूछे. तो ये बोलने में ही प्रैक्टिकल नहीं लगता. तो लॉ ने क्या लिखकर छोड़ दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. बट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो पावर है कि वो अपनी पावर किसी को डेलीगेट करते. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज एक्ट की ऑलमोस्ट सारी पावर इन्हें डेलीगेटेड है. किन्हें? आरडी को. जैसे लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में कि कोई भी कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रही है, आई थिंक रजिस्टर्ड ऑफिस जानते होंगे आप, ये नाम सुने होंगे आपने, मैं तो सब डिटेल में पढ़ाऊंगा ही, पर आई थिंक आपने सुने होंगे ना कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जो उनका मेन ऑफिस है. तो सपोज करें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इंदौर में, उन्होंने शिफ्ट करना है जयपुर. कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है यू कैन शिफ्ट इट बाय गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अब क्या होगा? आरडी को अप्लाई होगा. This power is delegated to the RD by the central government. अब RD कहां बैठा है? तो MP वेस्टर्न रीजन में आता है MCA के, जिसका RD बैठता है अहमदाबाद में. तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रीजन कौन सा है? अहमदाबाद रीजन. तो वहां का RD बैठता है अहमदाबाद में. तो अगर MP की किसी भी कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है ना, तो कहां अप्लाई होगा? अहमदाबाद RD को. ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि वेबसाइट पर तो अप्लाई होगा, पीछे कौन बैठा है, बात किससे करोगे कुछ करना हुआ तो. आपको समझ में आना चाहिए हु इज देयर. ये मैं बार बार जो वेबसाइट बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया. एक और डाउट है, जो सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो कौन देता है? आई रेस्पेक्ट टू ऑल द एजुकेटर एंड फैकल्टीज. बस मुझे केवल एक ही प्रॉब्लम होती है कि किसी भी व्यक्ति को वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए जो उसने ऑफिस में जाकर नहीं जिया हो या जिसका उसको काम नहीं आता प्रैक्टिकल. ये डाउट ही नहीं आना चाहिए बच्चों को. पर ये डाउट क्यों आता है? क्योंकि किताब में लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस्ड कंपनी कहते हैं. सीखा होगा आप सबने. एनजीओ भी कहते हैं, एनपीओ भी कहते हैं, सेक्शन 8 भी कहते हैं, लाइसेंस्ड कंपनी भी कहते हैं. तो आपको सिखाया गया होगा किताब पढ़ के बिल्कुल कि पहले इनको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस. बट रियल में ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है. एक किताब में है, केवल बंद हो चुका है सब. सेक्शन 8 कंपनी का नाम अप्रूव करने के लिए फॉर्म भरो, नाम अप्रूव हो गया, लाइसेंस मिल गया. कोई अलग से लाइसेंस आज की डेट में सेक्शन 8 को नहीं लेना होता है. यह मैं आपको जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ाऊंगा तब अलग से बताऊंगा भी कि लाइसेंस लिखा हुआ है, पर कोई लाइसेंस जैसी चीज नहीं है आज की डेट में. यू जस्ट अप्लाई फॉर द नेम अप्रूवल. जब नेम अप्रूवल के लिए जाओगे तो आप लिखोगे XYZ रिसर्च फाउंडेशन. इसी नाम से बनती है सेक्शन 8 कंपनीज, फाउंडेशन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस. तो वो आपसे सेलेक्ट करवाता है कि कौन सी टाइप की कंपनी है. तो आपसे पूछेगा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी है, सेक्शन 8 है. तो आप टिक करोगे किस पर? सेक्शन 8 पर. और जिस दिन आपने वो फॉर्म भरा और वो फॉर्म अप्रूव हो गया, बस मान लेना कि आपको क्या मिल गया? लाइसेंस. देयर इज नो सेपरेट लाइसेंस. कौन दे रहा है ये सब अप्रूव कौन कर रहे हैं आज की डेट में? रजिस्ट्रार, जो कहां बैठे हुए हैं? एक और अथॉरिटी है एमसीए की, सीआरसी. मैं फिर कह रहा हूं, एक और बार कह रहा हूं, आपको लग भी रहा होगा मैं कंपनीज एक्ट क्यों नहीं पढ़ा रहा. मैं कंपनीज एक्ट ही पढ़ा रहा हूं.
पर मैं अभी से आपको वो सेक्शन 1-2 नहीं पढ़ा रहा, वो तो किताब में लिखा हुआ है, हम पढ़ ही लेंगे, कोई भी पढ़ के पढ़ा भी रहा है। पहले सीखो चीज क्या है। मैं कंपनीज एक्ट ही पढ़ा रहा हूं, पर मैं पढ़ाने के पहले आपको कुछ सिखा रहा हूं। अब एक और अथॉरिटी एमसीए की, व्हाट इज दिस? सीआरसी। इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। क्या होने लगा देखना, मैं बार बार जो एक वेबसाइट की बात कर रहा हूं ना, वो वेबसाइट ये है। मैं किसी दिन आपको एक पोर्टल डिटेल में भी बहुत दिखाऊंगा, mca.gov.in, ये पोर्टल है। ये जब भी हम आपने भी कई बार सुना होगा ना, ये करना है तो वो फॉर्म भरो, यहां अप्लाई करो, हर एक फॉर्म कहां जमा होगा? इस पोर्टल पर। क्या नाम है पोर्टल? क्लियर है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पोर्टल का एड्रेस क्या है? mca.gov.in। वो अलग बात है कि पोर्टल किसी भी मिनिस्ट्री का हो, फोटो मोदी जी का ही आता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री MCA है। ये देखो मोदी जी आ गए वापस। अब मुझे समझ नहीं आता, कंपनीज एक्ट की कंपनी, LLP एक्ट की LLP, बात कॉर्पोरेट सेक्टर की चल रही है, मन की बात का फोटो क्यों लगाते हैं? मोदी जी कहीं भी कुछ भी। ये देखो, ये देखो आप, मैं बस, मेरा प्रॉब्लम यही है, मैं लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूं, आप बस उससे अलाइन हो जाना, आपको मजा आ जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ऑनरेबल कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर। फिर दूसरे अंकल कौन है? तो देखो, सेंट्रल में हर मिनिस्टर में 2 मिनिस्टर होता है, हर मिनिस्ट्री में 2 मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये क्या होता है? किसी दिन ये बात करेंगे, करेंगे किसी दिन। अभी तो कई लोगों को यही नहीं पता होता मिनिस्टर कैसे बनते हैं। चलो आप बता दो मिनिस्टर कैसे बनते हैं। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो दूर की बात, कैसे बनते हैं मिनिस्टर? अरे सर, हमको तो सीए बनना है, हमको कौन सा मिनिस्टर बनना है, क्यों ही पता लगाना। वी आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स। आपको ये पता नहीं है ना, इससे आप ये बोलकर मत बचो कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। आप ये बोलो कि आपको देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ये बहुत शर्मनाक बात हो जाएगी आपके लिए। मैं हर बार बच्चों को ये भी बोलता हूं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मत रखो, चलेगा, देश में इंटरेस्ट रखो कि देश कैसे चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से देश चलेगा ना, उस तरह से आपका जीवन चलेगा। या आप आज इतनी आशा भरी निगाहों से इसलिए देख रहे हो देश के भविष्य को, क्योंकि आपको पता है कि देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कैसे बनते हैं मिनिस्टर? सेंट्रल मिनिस्टर कैसे बनते हैं? पहले एमपी बनते हैं सर। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कहा? लोकसभा का या राज्यसभा का? ये देखो आप, अब कई लोगों को फिर डाउट आ गया, ये क्या है अब लोकसभा और राज्यसभा? हम तो विधानसभा भी जानते हैं। और बहुत बढ़िया, तो 2-3 लोग तो बकायदा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हें कुछ कुछ पता है, बाकी ऑलमोस्ट सब साइलेंट है। लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई अलग किताब पढ़ कर आया है क्या? ये आपको कैसे पता है? कहीं किताब में तो नहीं पढ़ा है ना, मतलब आज तक आपको, तो इसलिए आपको नहीं पता है, बचे हुए लोगों को, भाई को पता है बस। अब कितनी अजीब सी बात है, आप सोचो ना, कितनी विचित्र स्थिति है। हम क्या पढ़, एक वापस मेरी जो प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम से, वापस उस पर आता हूं। आपको कंपनीज एक पढ़ा दिया गया फाउंडेशन में भी, पास भी हो गए आप, आपको जो सीखना था वो सीखा आपने बकायदा, इतने टफ रिजल्ट में भी आप पास होकर आए हो। लेकिन अगर मैं आपसे ही पूछ रहा हूं लॉ कैसे बनता है, ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर आए हो ये कैसे बना होगा, ये जो आप कंपनीज एक्ट पढ़कर आए हो ये किसने बनाया होगा, कैसे मिला होगा? क्या खुदाई में से मिल गया किसी भी दिन की यार ये कंपनी एक्ट मिला है, विष्णु भगवान ने बोला था, उनकी वाणी है उनकी, इसको पढ़ लो? नहीं ना, किसने बनाया? तो कोई भी बनाकर कोई भी लॉ चालू कर सकता है। तो आपको अगले 2 दिन हम ये सिखाऊंगा, पहले कल और परसों, कि लॉ बनते कैसे हैं। लॉ पढ़ रहे हो ना आप, तो पहले ये सीखो लॉ बनते कैसे हैं। इंस्टीट्यूट को बहुत टाइम से कह रहा हूं कि लॉ भले ही मत पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, पर अगर एक सीए के सिलेबस में लॉ पढ़ा रहे हो,
सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाओ, और अगर वो नहीं पढ़ा रहे हो तो तुम्हारे बच्चे को लॉ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में मेरी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। नया सिलेबस अब जब आएगा, मुझे ना जाने क्यों यकीन है, क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुका हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो इस बार तो एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना एजेंडा भी रखा है कि अगर मैं चुनकर आया तो नए सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक टॉपिक इंसर्ट करवाऊंगा। आपको लग रहा होगा पागल हो गए और को सिलेबस बढ़वा रहे हो, बट मैं फिर कह रहा हूं, हमें बेवकूफ नहीं बनना ना सीए बन के। हाँ, और यही मेरा बेसिक आर्गुमेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जिम्मेदारी सीएस की है? नहीं ना, उनकी लॉ पढ़ने की जिम्मेदारी। और वहां के इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी बात कर रही है कि एक बच्चा जो देश में लॉ पढ़े वो सब बातें लॉ की बाद में पढ़े, पहले ये पढ़े कि लॉ बना कहां से, लॉ बनाने की पावर कहां से मिली। लॉ बनाने की पावर कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में। हम वो पढ़े पहले। मैं बार ये कहता हूं, तो मेरा बहुत टाइम से इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, पहले पूरा मत पढ़ाओ। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना मतलब 2-3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, फिर इतना बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। पर जो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट है, एक नॉर्मल लॉ के बच्चे को जो पता होना चाहिए वो पता हो। अदरवाइज एडवोकेट हमें जीवन भर बेवकूफ बनाते रह जाएंगे। क्यों बने हम एडवोकेट से बेवकूफ? हमें भी पता होना चाहिए जज कैसे बनते हैं, लॉ कैसे बनता है, चुनकर कैसे जाते हैं, विधानसभा कैसे काम कर रही है, राज्यसभा कैसे काम कर रही है, लोगों के पास क्या पावर है, मोदी जी के पास क्या पावर है, हमें पता होना चाहिए। किसी भी दिन टीवी में डिबेट चलती है, कोई भी आकर बोल देता है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो हम सुन के रह जाते हैं कि सही बोल रहा होगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन पता है इसलिए बोल रहा है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमें पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। तो भले ही फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप इस देश के अच्छे नागरिक नहीं बन पाओगे, और वो सबसे पहले जरूरी है। तो सुनो, आप तो मैं सिखाऊंगा आपको, ये कल डिस्कस करेंगे कि लॉ कैसे बनता है। पर ये जो मैं बार बार कहूंगा वेबसाइट पोर्टल, वो पोर्टल कौन है? mca.gov.in। एक डाउट आ रहा है बहुत बड़ा, जीती आपका आंसर ऑलमोस्ट सही। एक डाउट और आ रहा है, सर एलएलपी का भी रेगुलेटर एमसीए है, तो एलएलपी में हमको एक और चीज पढ़ाई गई थी, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, वो कहां एग्जिस्ट करते हैं? एलएलपी एक्ट में लिखा है रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, लेकिन देश की सरकार ने रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी नाम की कोई अथॉरिटी बनाई नहीं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ही रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी का चार्ज दे दिया गया। तो आज की डेट में आरओसी ही है जो कंपनीज को भी रेगुलेट करते हैं, और तो दोनों में रेगुलेटर क्या हो गए? सेम। दोनों का लॉ बस अलग अलग है, ये पता होना चाहिए आपको। सो लॉ इज डिफरेंट बट रेगुलेटर इज सेम। क्लियर? तो मैं जो कह रहा था कि mca.gov.in ये जो पोर्टल है, तो आपसे कह देंगे कि कोई भी फॉर्म भरना है पोर्टल पर फाइल होगा, तो भले ही फॉर्म पोर्टल पर फाइल होगा, पर आपको पता होना चाहिए फॉर्म जाएगा किसके पास। अगर नॉर्मल फॉर्म है तो किसके पास जाएंगे? कुछ फॉर्म आरओसी के पास, और कुछ फॉर्म किसके पास जाएंगे? तो मुझे सेलेक्ट नहीं करना होता कुछ भी नहीं, उनका सिस्टम अप्रोप्रिएट है। आप तो फॉर्म फाइल करो, वो अपने आप आपका फॉर्म जिसको भेजना होगा उसे भेज देंगे, आपको कहीं नहीं करना है। कंपनीज एक्ट का कोई भी फॉर्म फाइल होगा, कहां होगा? mca.gov.in। चाहे आरओसी को होना हो या आरडी को होना हो, वो उनका सिस्टम है, वो उन तक पहुंचा देगा। अब बात करते हैं ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। आज से 4 साल पहले तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनीज का नेम अप्रूवल सब किसके हाथ में था? आरओसी के हाथ में। और बनने के बाद का पूरा रेगुलेशन भी किसके हाथ में था? आरओसी के। सरकार को क्या इनपुट्स मिले कि भैया आपके हर स्टेट के आरओसी करप्शन कर रहे हैं, नेम अप्रूव नहीं करते कंपनियों का, अप्रूव करने के पैसे लेते हैं, इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म अप्रूव नहीं करते, अप्रूव करने के पैसे लेते हैं, हर आरओसी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहा है कंपनी बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ का आरओसी को 4 नए डॉक्यूमेंट लेकर आ गया, दिल्ली का आरओसी कुछ और डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जबकि कंपनीज एक्ट तो एक है, तो हर राज्य में प्रोसेस सेम होनी चाहिए। आरओसी टू आरओसी आप प्रोसेस क्यों बदल रहे हो यार? आरओसी लॉ थोड़ी है, आरओसी रेगुलेटर है। रेगुलेटर लॉ फॉलो करवाने बैठा है, तो हर व्यक्ति अलग अलग लॉ कैसे बना सकता है? तो सरकार ने बोला यार सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? स्ट्रीमलाइन, सेम करनी पड़ेंगी। देश का नाम खराब होता है इन सब चीजों से। सोचो ना आप, एक जर्मनी की एमएनसी इंडिया में कंपनी बनाने आए, उन्होंने किसी दिन कंपनी एमपी में बनाई थी, तो आरओसी ने 15 दिन लगाए, दिल्ली वाले ने 2 दिन में दे दी। एमपी वाला परेशान कर रहा है, वो क्या बोलेगा यार इंडिया में अलग लफड़ा है, एक टैग के हर आरओसी का परेशान अलग अलग करता है।
तो जो हम ये बदलना चाहते थे देश की इमेज इन नेम ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके लिए जरूरी था कि सरकार ने क्या किया, नेम अप्रूवल और इनकॉर्पोरेशन अब सेंट्रलाइज्ड होंगे। तो सारे आरओसी की पावर छीन कर इनकॉर्पोरेशन और नेम अप्रूवल किसको दे दिया? तो एक सेपरेट सेंटर बना दिया, सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ एमसीए। आज की डेट में चाहे आपको कंपनी बनानी हो या कोलकाता के किसी व्यक्ति को कंपनी बनानी हो, फॉर्म mca.gov.in पर फाइल होगा, पर फॉर्म सारे कहां जाएंगे? सीआरसी के पास। आरओसी का काम ही छीन लिए। अब आरओसी को कंपनी मिलती ही कब है? बनने के बाद सुपरविजन के लिए, तब तक इनका कोई रोल ही नहीं है। तो आपको नेचुरल सा एक डाउट आएगा, तो मतलब अब करप्शन बंद हो गया होगा। ये इंडिया है, यहां करप्शन के स्वरूप बदलते हैं। तो क्या हुआ? पहले आरओसी नाम अप्रूवल के 5,000 रुपए मांगता था क्योंकि वो स्टेट अथॉरिटी है, छोटा आदमी है। अब काम सीआरसी के पास चला गया, वो सेंट्रल अथॉरिटी है, बड़े आदमी हैं। अब नेम अप्रूवल 25,000 के बिना नहीं होता, पर पैसे आज भी लगते हैं। पहले 5,000 में होता था, 25,000 में होता है। ये इंडिया है। मैं मोदी जी की कई चीजों में बड़ाई करता हूं, एक चीज में जब भी यहां बात आती है मैं हमेशा इनको क्रिटिसाइज करता हूं कि आप ये जो बकवास बातें करते हो रैलियों में जा जाके हमने करप्शन खत्म कर दिया। ये सीआरसी किसकी अथॉरिटी है? एमसीए की। एमसीए किसकी मिनिस्ट्री है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपको पता नहीं है डेली 100 नाम अप्रूव हो रहे हैं 25,000 रुपए रिश्वत लेके आपकी मिनिस्ट्री में? ये नहीं पता आपको? आज तक सबको सब पता है। तो यहां खत्म करो ना पहले आपके अंडर में जो मिनिस्ट्री है। तो ये पॉलिटिकल बातें अलग करते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। तो मैंने 3 नाम समझा दिए आपको बातों बातों में। तीनों नाम काम आएंगे, आरओसी और आरडी तो खूब काम आएगा। सीआरसी कहां काम आएगा? आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस भी है। तो इनकॉर्पोरेशन में हम भले ही मॉड्यूल में लिखा हुआ है आरओसी को अप्लाई करेंगे, बट टेक्निकली वो पावर किसके पास चली गई है? सीआरसी के पास। पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, बट पहले सिखा रहा हूं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। ऑलराइट, तो ये है पूरा एमसीए का काम करने का सिस्टम। कल का डिस्कशन अभी बताकर जा रहा हूं। कल हम पहले यही पढ़ेंगे, हाउ वी मेक द लॉ। लॉ कैसे बनाया जाता है। हाँ बेटा बिल्कुल, हम नोट्स से पढ़ेंगे। आप ये डिस्कशन की देखो, मुझे पता है कई बार बच्चे इस चीज से गुमराह हो जाते हैं कि हमारी क्लास ऐसे ही चलेगी कि आप तो क्या ही कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो मॉड्यूल में है, जो इंस्टीट्यूट पढ़ाना चाहता है, क्योंकि मुझे आपको नंबर दिलवाने, पर मुझे आपको बेवकूफ व्यक्ति नहीं बनाना। मुझे आपको एक इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ आगे बढ़ाना है, इसलिए पहले वो सिखा रहा हूं जो चीजें पढ़ने के लिए आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए, है ना। सो टचवुड मुझे वो आती है इसलिए सिखा रहा हूं। मुझे भी नहीं आती तो नहीं बताता, आप भी किताब पढ़ते मस्त रहते, पर फिर आप जिस दिन इंटरव्यू में जाके बैठते उस दिन आप को यही बोल के बाहर भगाते। मेरे को एक बात बताओ ना यार, इंटरव्यू में तो 100 लोग बैठे हैं, सीए है इसीलिए इंटरव्यू में अंदर बुलाया है, लेकिन सेलेक्ट नहीं होगा हर कोई। आर्टिकलशिप भी नहीं मिलती बिग 4 में। फिर तो ट्राई करो कि जो लॉ है वो तो सीखेंगे ही, बट अपने आप को थोड़ा सा किताब से ऊपर ले जाकर पढ़ो। पढ़ने में भी मजा आएगा, याद करना भी आसान होगा। लॉजिक्स जब डेवलप होते हैं तो सब्जेक्ट के प्रति हमारा अटैचमेंट बढ़ता है, और मैं बस यही डेवलप करना चाहता हूं कि पहले आप अटैच हो जाएं सब्जेक्ट से, चीजों को समझें। जितनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होगी उतना पढ़ने में मजा आएगा। पढ़ेंगे तो वही जो सब पढ़ा रहे हैं, याद मैं भी करवा दूंगा। नोट से ही पढ़ेंगे, बट पहले सीखें फिर पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।